हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने कल यहाँ पर जो हमारे KVS TGT मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसकी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और 40 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपने 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए 41 क्वेश्चन में जो हमारे पेडालॉजी के क्वेश्चन आए थे वो हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 41 क्वेश्चन। एक बालक एक नैतिक रूप से ईमानदार और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध परिवार में जन्म लेता है। समय गुजरने के साथ साथ बालक किसके माध्यम से इन मूल्यों को आत्मसात कर लेगा। तो किन अनुभवात्मक अधिगम, परिवर्तन, अंतर्दृष्टि अधिगम या प्रतिनिधि मूलक अधिगम। तो ये आपका अंतर्दृष्टि अधिगम आपका राइट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल का शिक्षार्थी घर पर पढ़ने को प्राथमिकता देगा। एक स्कूल जो विविधता को स्वीकार करता है, एक स्कूल जो निष्पक्षता पर विचार करता है, एक स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का पालन करता है, एक स्कूल जो सामाजिक अंतर्वेक्षण का अनुसरण करता है। तो किस प्रकार के स्कूल का शिक्षार्थी घर पर पढ़ने को प्राथमिकता देगा। तो किस प्रकार का देगा कि एक ऐसा स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का पालन करता हो। तो सी ऑप्शन क्या है आपका राइट हो गया। 43 क्वेश्चन देखिए, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है। किशोर सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। किशोर निगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर सकते हैं। किशोर सैद्धांतिक विवेचन में सक्षम होते हैं। किशोर मूर्त स्तर तक चिंतन कर सकते हैं। तो कौन सा भी लक्षण इसमें लक्षण सही है कि जो किशोर होते हैं वो मूर्त स्तर तक चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन क्या हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका 44 क्वेश्चन। अमर स्कूल जाने वाले 15 वर्षीय छात्र है। अमर निम्नलिखित में से अब किसका उत्तर दे सकता है जिसका वह 5 वर्ष पूर्व उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता था। तो देखो, अपने शहर के सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों को अपने शब्दों में वर्णन करो। अपने शहर की व्यवस्था और सुंदरता का वर्णन करो। मानो आप आसमान में उड़ रहे हो और उड़ते हुए अपने शहर के सर्वाधिक भीड़ वाले स्थान का वर्णन करें। अपने शहर की सुंदरता का वर्णन कीजिए जैसा कि आपने सपना देखा हो। तो क्या है कि अमर अब किसका आंसर दे सकता है, किसी वाला, मानो आप आसमान में उड़ रहे हो, उड़ते हुए शहर के सर्वाधिक भीड़ वाले स्थान का वर्णन कीजिए। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक छात्रों द्वारा पूर्ण अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है। अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अधिगम के दार्शनिक निहितार्थ पर, अधिगम के मनोवैज्ञानिक निहितार्थ पर, अधिगम के सामाजिक निहितार्थ पर या अधिगम के नैतिक निहितार्थ पर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन राइट आपका अधिगम के सामाजिक निहितार्थ पर, यानी कि क्या है आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपका, मानव में किस क्रिया के लिए स्थूल गति कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी, अकेला खड़े रहने में, खिलौनों को मजबूती से पकड़ने में, सहायता और समर्थन से सीढ़ियां चलने में या एक स्थान पर कूदने पर। तो किस में है जो मानव क्रिया में स्थूल गति कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। तो खिलौनों को मजबूती से पकड़ने में नहीं होती है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए आपका 47, कोलबर्ग ने नैतिक विकास को किसमें वर्णित किया है। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास को सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में वर्णित किया है।
ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिमान है। तो मानव विकास किसका प्रतिमान है? स्पाइरल, स्पेरिकल यानी कि रेखीय, परवलयिक, चक्रीय। तो ये आपका स्पाइरल होगा। ठीक है, स्पाइरल यानी कि ए ऑप्शन क्या आपका राइट है। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, विकास विभिन्न दरों पर आगे बढ़ता है, सही बात है। विकास प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य होता है, सही बात है। विकास परिपक्वन का पर्याय है, ये भी सही बात है। पूर्ण विकास की अपेक्षा प्रवृत्ति विकास अधिक विशिष्ट होता है, ये बात आपकी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्फाइलोकोडल और प्रोक्सिमोडेस्टस किससे संबंधित है? तो ये आपके ग्रोथ वृद्धि से संबंधित होते हैं, है ना। यानी कि स्फाइलोकोडल जो सिर से पैर तक होता है, प्रोक्सिमोडेस्टल जो पैर से सिर यानी कि नाभि, बीच से फिर या उससे ऊपर तक, ठीक है। स्फाइलोकोडल के अपोजिट होता है जो। नेक्स्ट देखिए 51 क्वेश्चन, रचनावादी उपागम की एक सीमा यह है कि क्या मानकीकृत पाठ्यचर्यों की उपेक्षा की जाती है, अध्यापक एक सुविधादाता के रूप में काम करता है, सहभागिता अधिगम होता है, स्वयं अधिगम पर बल दिया जाता है। तो रचनावादी उपागम की एक सीमा की क्या है कि यह है मानकीकृत जो पाठ्यचर्या होता है उसकी क्या करता है, उपेक्षा करता है। इनकी ए ऑप्शन आपका राइट है। 52 क्वेश्चन देखिए, सक्रिय अनुकूल यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से व्यवहार बदलने का तरीका क्या है? अभ्यास के माध्यम से पुनरावृत्ति, पुनर्बलन प्रदान करने में विभिन्नता, वर्तमान व्यवहारों में परिमार्जन, वैसे ही व्यवहार के लिए पसंद विकसित करना। तो ऑपरेंट कंडीशन के माध्यम से व्यवहार बदलने का क्या तरीका है आपका? पुनर्बलन प्रदान करने में विभिन्नता, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए आपका 53, परियोजना विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त नहीं होता है जब कब वास्तविक जीवन अनुभव को महत्वपूर्ण समझा जाता है, नहीं। अध्यापक इसमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस करे, ये ऑप्शन क्या आपका भी सही है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 454 क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा की अपेक्षा बाह्य अभिप्रेरणा को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? क्योंकि यह सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने में सहायता करती है। अभिभावक और अध्यापक प्राय बच्चों को अपने अधिगम कार्य को सफलतापूर्वक करने पर पुरस्कार देते हैं, गलत बात है। ये लंबे समय तक रहती है, ये भी गलत है। अच्छा, यह किसी कार्य में आनंद लेने पर आधारित है। तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा की अपेक्षा बाह्य अभिप्रेरणा, यह बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि जो बाहर से मोटिवेशन होता है, तो क्या ये सृजनात्मकता को आंतरिक अभिप्रेरणा करती है ना। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें की में फिर ये गलत दे रखा, क्या होगा इसका? अभिभावक और अध्यापक प्राय बच्चों को अपने अधिगम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर पुरस्कार देते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तो यही होती है कि बाहर से किसी बच्चे को मोटिवेशन मिलना। 55 क्वेश्चन देखिए, प्रचलित पाठ्यचर्या बनाने और उसे धारदार बनाने के महत्वपूर्ण कारकों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वैश्वीकरण सम्मिलित होता है, राष्ट्रीय लक्ष्य भी आपका सम्मिलित होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं ये भी आपका सम्मिलित होता है। क्या नहीं होता आपका? एकरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी आपका या नहीं होता। तो बी ऑप्शन क्या है आपका इसमें राइट हो जाएगा। अभी 56 क्वेश्चन देखिए, अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है? तो देखो, ऐसी दक्षताओं के लिए क्रियाएं और प्रशिक्षण प्रश्न बनाना सदैव व्यवहारिक नहीं होता है, ये तो आपका गलत है, व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट, सभी विद्यालयों में अधिगम वातावरण अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए सहायक नहीं होता है, ये आपका बी क्या है राइट है। ठीक है, यानी कि क्या बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए 57 क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? तो पढ़ो फिर,
मातृभूमि को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई का माध्यम बनाया जाना चाहिए। सही बात है ये तो, क्योंकि बच्चे बढ़ी हुई शब्दावली के साथ विद्यालय आते हैं और यह उनकी अधिगम गुणवत्ता में सहायता कर सकती है। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, तो यही क्या हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी कर लो। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने से जटिल समस्याएं पैदा हो सकती है। गलत बात है। बहुभाषा का प्रयोग कर सकने वाले उपयुक्त अध्यापकों को ढूंढना मुश्किल है। ये भी गलत बात है। बच्चे एक समय में 2 या अधिक भाषाएं को नहीं सीख सकते। ये भी क्या है आपकी गलत बात है। तो ए ऑप्शन क्या है इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। सही बात है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सही बात है। अधिगम एक समग्र प्रक्रिया है। ये भी सही बात है। अधिगम तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है। ये आपकी गलत है। सी ऑप्शन यानी कि क्या आपका राइट हो जाएगा। ये आपकी विशेषता नहीं होती। नेक्स्ट देखिए 59, निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? क्या? रचनात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक रूप से अनेक तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है। अच्छा, ये तो सही है आपका। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन के संकेतकों और जांच सूची के आधार पर किया जाता है। ये भी सही है। वैसे तो हमें बताना विशेषता नहीं है, तो देखो इसमें केवल आ गया। केवल क्या है? ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव होता है, तो सी ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 60 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या इकाई प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? मानकीकृत उपलब्धि प्रशिक्षण, नैदानिक प्रशिक्षण, योगात्मक आकलन, पूर्वानुमानिक प्रशिक्षण। तो क्या होगा इसका? पूर्वानुमानिक प्रशिक्षण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के आकलन का एक उदाहरण नहीं है? छात्रवृत्ति परीक्षा है, भर्ती प्रशिक्षण भी होता है, वार्षिक प्रशिक्षण भी होता है। गैर कार्य आकलन क्या है आपका? अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है? अधिगम के लिए आकलन यह वर्णनात्मक प्रकृति की होती है। सही बात है। यह उनके कार्यों के लिए सहपाठी परीक्षा उपलब्ध कराती है। ये भी सही बात है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के प्रबल पक्ष और आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान करती है। ये भी सही बात है। यह छात्रों से गलती न करने की आशा करती है। ये गलत बात आपकी, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है, फिर इससे संबंधित नियम सिद्धांतों के बारे में पूछता है, तो वह अपना रहा है। यानी कि पहले कुछ उदाहरण देगा तो क्या होगा? आगमनात्मक उपागम, है ना। ए ऑप्शन क्या आपको राइट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखिए आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस पर बल देते हैं। यह अध्यापकों को अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। बच्चे विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। अधिगमकर्ता सदैव समूह में बेहतर सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कि बच्चे हैं जो विभिन्न दर से सीखते हैं और अलग अलग विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग दर से सीखते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या इसकी शिकायत प्रधानाचार्य को देनी चाहिए तथा यह बात माता पिता तक पहुंचानी चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात है। विद्यार्थियों को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें अपने हित में पढ़ाई में रुचि लेनी चाहिए। ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों से यह पूछना चाहिए कि पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे हो। ये भी वैसे तो सही है। तो देखते हैं इनसे सही क्या मिलता है। विद्यार्थियों द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। ये बात आपकी सबसे सही है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशक्त बालकों की समेकित शिक्षा को किसके साथ मिला दिया गया है? तो ये आपका DPEP के साथ मिला दिया गया है। ठीक है। 67 क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग किससे पीड़ित थे? तो ये आपके एम्योट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। बी ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? शैक्षिक रूप से मेधावी छात्र जो विज्ञान विषय चुनने के बाद जो 11वीं कक्षा में क्या है, अनुत्तीर्ण हो गया है। विज्ञान विषय की कक्षा 11 का छात्र जो प्रयोगशाला में क्रियाएं प्रयोग नहीं कर पाता है। कक्षा 11 में विज्ञान विषय चुनने के बाद एक छात्र जो शैक्षिक चिंता के लक्षण दिखाता है। विज्ञान विषय का कक्षा 11 का छात्र जो वैज्ञानिक नियमों और सूत्रों को रटता है। तो किस को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी कि जो छात्र है ना प्रयोगशाला में क्रियाएं प्रयोग क्यों नहीं कर पाता है? तो बी ऑप्शन क्या आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है? आपत्ति घटना, सामाजिक भेदभाव, अभ्रमणशील जीवन शैली, गरीबी। तो मनोवैज्ञानिक दबाव कौन सा नहीं है? अभ्रमणशील जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्कूल पुस्तकालय में पुस्तक भंडार में पाठ्यचर्या संबंधी गैर कथा साहित्य संसाधन होना चाहिए जो कुल भंडार का प्रतिशत होना चाहिए। कितना? कुल भंडार का कम से कम 60% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूली छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जा सकता है? एक अधिगम साधन के रूप में सदस्यों समुदाय के माध्यम से साबुन बनाने की विधि पढ़ाया जा सकता है। परावर्तन अपवर्तन नियम ये भी पढ़ाया जा सकता है। रासायनिक आबंध की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये आपका नहीं पढ़ाया जा सकता। तो सी ऑप्शन क्या आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अध्यापकों में कौन परावर्ती व्यवसायकर्ता रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है? एक शिक्षक जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुधारने में दक्ष नहीं, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक शिक्षक जो छात्रों को उनके भविष्य के बारे में सोचने को कहता है। एक शिक्षक जो सभी प्रकार के जीवन अनुभव से अपने शिक्षण हेतु निहितार्थ निकाल लेता है। या फिर एक शिक्षक जो अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से सीखी शिक्षण विधियों का अक्षर पालन करता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या है राइट है कि वो शिक्षक जो सभी प्रकार के जीवन अनुभव से अपने शिक्षण हेतु निहितार्थ निकाल लेता है। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षक को नेता के रूप में क्या करना चाहिए? क्या अच्छे परिणाम प्राप्त हेतु भागीदारीतापूर्ण सामूहिक गतिविधियों द्वारा अपने छात्रों को शामिल करे। ए ऑप्शन ही क्या आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए 74 क्वेश्चन, एक अच्छी स्कूली शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलन शिक्षक को एक दृष्टि निर्माण में सहायक हो सकता है? तो तार्किक और अमूर्त चिंतन अक्षमता। तो ए होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका कैंसिल। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव, 2 भी आपका सही है। 1 2 तीनों में है। दर्शन शास्त्र में 1 डिग्री, 3 आपका गलत है। तो ए ऑप्शन भी कैंसिल। 30 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव, ये भी कुछ जरूरी नहीं है। तो 4 भी आपका गलत है ना। तो सेकंड भी कैंसिल, आपका बच गया बस सी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे खराब और सबसे उत्तम शिक्षक शिक्षा संस्थानों के भ्रमण का अनुभव, यानी कि 5 भी आपका राइट है। तो सी ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल में शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर करने में निम्न में से सबसे ज्यादा कौन सहायक होगा? कौन? पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पढ़ने को अनिवार्य करना, ये तो नहीं।
प्रत्येक शिक्षक के साथ हर शैक्षिक और सामाजिक मुद्दे पर खुले चर्चा स्तर आयोजित करना। यह बात आपकी सही है। इनकी बी क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे समय सारणी बनाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? शारीरिक शिक्षा का अध्यापक नहीं, चित्रकला का अध्यापक नहीं, गणित का अध्यापक या उप प्रधानाचार्य। तो समय सारणी किससे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जो गणित का अध्यापक हो। नेक्स्ट देखिए, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय किस कालांश में पढ़ाए जाने चाहिए? तो ये आपके प्रथम कालांश में पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा क्या है मूड फ्रेश होता है शुरू में, तो उसको अच्छी प्रकार समझ आता है। नेक्स्ट, किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? तो ये NEP 2020 ने आपकी बात की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्कूलों में बच्चों हेतु सुरक्षित और सावधानीपूर्ण वातावरण की बात विशेषतः किसके संदर्भ में की जा रही है? वंचित बच्चे, आदिवासी, ग्रामीण, दिव्यांग बच्चे। तो ये आपकी दिव्यांग बच्चों के संरक्षण में संदर्भ में की जा रही है। 80 क्वेश्चन, शिक्षा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक नवाचार किए गए हैं? तो ये आपके माध्यमिक स्कूल शिक्षा, प्राथमिक सर्वाधिक नवाचार है ना, ये आपके प्राथमिक स्कूल शिक्षा में किए गए हैं। ठीक है, किसमें किए गए हैं? प्राथमिक स्कूल शिक्षा में किए गए हैं। तो ये आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन थे। हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पेडालॉजी के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।